हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है आर ए सी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा रेफ्रिजरेंट है वो यूज़ करना है एयर का। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम और बेल कूलमैन साइकिल। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो एक ओल्डेस्ट सिस्टम है वाटर को कूलिंग करने का। किसी भी चीज़ को कूल करने के लिए एयर तो नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास एनवायरनमेंट में। तो अगर ठंडी हवा चलती है तो हम नेचुरली एक ठंडक महसूस करते हैं। जैसे हम पंखा ऑन कर दें, ठीक है, तो फ़ैन से भी ठंडी हवा आएगी। गर्मी में हम ठंडक महसूस करते हैं, विदाउट फ़ैन हम गर्मी महसूस करते हैं। उसी तरह जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें हमने हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो यूज़ करना है एयर का। एयर हमारे फूड प्रोडक्ट है, जहाँ पानी रखा है हमने किसी मटके में रखा है, कहीं भी रखा है, उसके साथ टकराएगी और उसमें से हीट को एवेपोरेट कर देगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है हमारा, चाहे वाटर है, चाहे मिल्क है, चाहे हमारे फूड प्रोडक्ट है, वो हमारे सेफ़ रहेंगे, ठीक है। और जैसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है भी एयर रेफ्रिजरेशन एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, ठीक है, बहुत पुराना सिस्टम है, कोई आज का नहीं है। इन दोज डे दिस सिस्टम वाज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड ड्यू टू सेफ प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ सेफ़ है, चीपेस्ट है, ईज़िली अवेलेबल है। इन नेचर में एयर तो ईज़िली अवेलेबल ही है, कहीं से भी यूज़ कर लो इसका। लेकिन इसका यूज़ कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हीट कैरिंग कैपेसिटी लो है इसकी, नॉन चेंज ऑफ फेस थ्रू आउट द साइकिल एंड लार्ज वॉल्यूम टू हैंडल टू प्रोड्यूस ए गिवन अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। और हमें एक बड़ा सिस्टम चाहिए एयर रेफ्रिजरेंट का यूज़ करने के लिए। जैसे हमने अमोनिया का यूज़ हमारे घर वाले फ्रिज में किया, रेफ्रिजरेटर में किया, तो कितना छोटा सा कैबिन है, उसमें हमारे प्रोडक्ट सेव रह सकते हैं। लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन में उल्टा है, इसमें हमें एक बड़ी स्पेस चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में अगर हम अपने अमोनिया का जहाँ R11 R512 का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, वो एक्सपेंसिव है, ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर हम एयर का यूज़ करेंगे क्योंकि बड़ी स्पेस है हमारे पास। हम एयर को एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर लेंगे। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के साथ हम पहले एयर को कूल कर लेंगे और एयर को कूल करने के बाद उसका यूज़ कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट को ठंडक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। और इट हैज़ बीन अप्लाइड अगेन विद द एडवांसमेंट ऑफ द एयर फ्लाइट्स where the aircrafts need air conditioning, and the air refrigeration system has proved quite effective due to availability of high pressure rammed air with low equipment weight। और इसका जो मेन यूज़ होता है आजकल के समय में वो होता है एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में। क्योंकि अगर हम वहाँ पर रेफ्रिजरेंट लेकर जाएंगे तो पहले ही हमें तो वेट कम चाहिए एयरक्राफ्ट में, तो ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर रैम्ड एयर पहले से ही अवेलेबल है एरोप्लेन में, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एयर रेफ्रिजरेंट का। हमारे जो कैबिन है, यहाँ पर पैसेंजर बैठे हैं, उसको कूल करने के लिए, ठीक है, समझ आई। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, जहाँ पर हमने वर्किंग सब्सटेंस हमारा एयर है जिसका हमने यूज़ करना है ठंडक पहुँचाने के लिए। तो दूसरी बात है भी जो एयर रेफ्रिजरेंट है इसका मेन यूज़ है वो एयरक्राफ्ट में आजकल के समय में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सम एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे 4.2 आर्टिकल आप देख रहे हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर एयर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फर्स्ट है द रेफ्रिजरेशन एयर इज़ नॉन पॉइजनस, हार्मलेस, ईजली एंड अबाउंडली अवेलेबल। इन केस ऑफ लीकेज देयर इज़ नो डेंजर ऑफ एनी काइंड। जो हमारी एयर है
तो वो तो जहरीली नहीं है, ना ही उसने कोई धमाका करना है, ना ही हमारे लिए हार्मलेस है, क्योंकि नेचर में भी हमारे लिए अवेलेबल ही है, हम मूव करते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारे ऊपर एयर का। पहला इसकी एडवांटेज है। सेकंड है, नो सेपरेट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम विच मेक्स इट हाईली रिलायबल स्पेशली फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। मतलब इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एयर को इकट्ठा करेंगे, उसके लिए कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए, इकट्ठा करेंगे फिर उसका हम यूज़ करेंगे, तो हम इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक किसी न किसी प्रेशर के ऊपर हमारे पास एयर अवेलेबल है। जैसे हम एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट मूव करता है हवा में, तो उसमें प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है एयर का, ठीक है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो थर्ड है, द सिस्टम इज़ हाईली यूजफुल फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट एंड लेस स्पेस रिक्वायरमेंट इन कंप्रेशन टू वेपर कंप्रेशन एंड अदर सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मेन यूज़ है आजकल के समय में एयरक्राफ्ट में, लोएस्ट वेट है इसका, ठीक है, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर लिक्विडिफाइंग ऑफ गैसेस, और जो मेनली इसका यूज़ किया जाता है किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जो हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। वेपर कंप्रेशन सिस्टम की एडवांटेज है, फर्स्ट, जैसे द सिस्टम इज स्मॉलर इन साइज फॉर ए गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब जैसे हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, तो कितना स्मॉल कैबिन है उसका, छोटी सी स्पेस में एक साइड में पड़ा है। अगर उसी जगह हम उसको रिप्लेस करें एयर रेफ्रिजरेशन की सिस्टम में, तो हमें एक बड़ा कैबिन चाहिए, हो सकता है कि रूम जितना बड़ा ही कैबिन चाहिए। तो फर्स्ट एडवांटेज है वेपर कंप्रेशन की एयर के ऊपर, भी जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वेपर कंप्रेशन ने प्रोड्यूस करना है, उतना प्रोड्यूस करने के लिए जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का साइज है वो स्मॉल है फॉर गिवन कैपेसिटी, लेकिन एयर का उससे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड है, इट हैज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, और जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। हमने पहले इसको चैप्टर में डिस्कस किया है, सेकंड चैप्टर में, वेपर कंप्रेशन सिस्टम को। और थर्ड है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट हाई इन कंप्रेशन टू एयर रेफ्रिजरेशन एंड अदर सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन। और जो COP है, जो मेन हमारे रेफ्रिजरेटर की क्या होती है, COP वेपर कंप्रेशन की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्थ, द सिस्टम कैन बी एम्प्लॉयड ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो सिस्टम है लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। ऐसा नहीं भी 10, 20 या 30 डिग्री पर ही, हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर हमारे रेफ्रिजरेटर के कैबिन में है तो उसको भी ठंडक पहुंचा सकता है जी। और फिफ्थ है, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल देयर इज़ ए चेंज इन फेस ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड विच इज़ क्वाइट हाई इन कंपेरिजन टू सेंसिबल हीट। और जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो क्या करता है, पहले चेंज ऑफ फेस करता है। किसका फेस चेंज करता है, जो हमने हीट निकालनी है, लेटेंट हीट को निकालता है, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो क्वाइट हाई है एज़ कंपेयर टू हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 4.2.2 है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फर्स्ट हम बात करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। फर्स्ट है, इट हैज़ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन कंपेयर टू वेपर कंप्रेशन एंड अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे आपको पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस की, एडवांटेज डिस्कस की, तो इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, COP है एयर की, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर किसी भी, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रेफ्रिजरेंट ले लें, कि चाहे हम यूज़ कर लें अमोनिया का यूज़ कर लें, चाहे हम नाइट्रोजन का यूज़ कर लें, कोई भी है, एज़ कम्पेयर टू अदर इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कम है। इट हैज़ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैबिन बड़ा चाहिए
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक ही हाई है। इट रिक्वायर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर टू बी हैंडल्ड फॉर ईच टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एज कंपेयर टू वेपर कंप्रेशन सिस्टम। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर साइज ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर की हैंडल करनी पड़ेगी हमें जब हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए फिर कंप्रेसर भी बड़ा चाहिए और एक्सपेंडर भी बड़ा चाहिए एयर को स्टोर करने के लिए। फोर्थ है, इट हैज़ लो हीट कैरिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया हीट निकालने की कैपेसिटी इसकी कम है, लेटेंट हीट ही इसने अब्जॉर्व करनी है, वो इसकी कैपेसिटी कम है। फिफ्थ है, सिंस एयर हैज़ पुअर कंडक्टिविटी एंड ड्यूरिंग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल देयर इज़ नो चेंज इन फेस ऑफ एयर। कंडक्टिविटी पुअर है मतलब फेस चेंज करने की कैपेसिटी। जब एवेपोरेटर में से एयर गुजरेगी तो वो कन्वर्ट होगी गैस में, तो जब कंडक्टर में से गुजरेगी तो और जब कंडेंसर में से गुजरेगी तो वहाँ पर फेस चेंज होगा, गैस से उसने फिर एयर में कन्वर्ट होना है, ठीक है, स्टीम में से फिर एयर में कन्वर्ट होना है, तो वो फेस चेंज करने की कैपेसिटी इसकी जो है लोएस्ट है, मतलब फेस चेंज कर नहीं पाती, तो इसीलिए ये भी इसकी मेन एक डिसएडवांटेज है। देयरफॉर कूलिंग इज प्रोड्यूस ओनली बी टेकिंग सेंसिबल हीट विच रिक्वायर्ड ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जब ये एवेपोरेटर में कूलिंग प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ से सिर्फ ये सेंसिबल हीट ही निकाल पाती है, लेटेंट हीट नहीं निकालती। सेंसिबल हीट क्या होती है, जो जिस टेम्परेचर को हम सेंस करते हैं, अभी हाँ अभी ये गर्म है ठंडा है, तो सेंसिबल हीट है, वो सिर्फ सेंसिबल हीट ही निकालेगी इसकी। तो नेक्स्ट है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसकी क्या डिसएडवांटेज है, द इनिशियल कॉस्ट इज़ मोर। अगर वो काम ज़्यादा करता है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है फिर वेपर कंप्रेशन की। द प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और अगर वेपर कंप्रेशन में लीकेज हो जाए तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं वो एक्सप्लोजिव ही है, हार्मलेस है, पॉइजनस है, जहरीला है, तो उस वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारे लिए, वो उसकी एक और डिसएडवांटेज है। और थर्ड है, सम ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम आर पॉइजनस एंड इफ़ इनहेल्ड ड्यूरिंग लीकेज इन लार्ज क्वांटिटी देयर इज़ ए डेंजर ऑफ लाइफ। जैसे हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया, वो जहरीले होते हैं जो उसमें रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वेपर कंप्रेशन में। अगर लीकेज हो जाए लार्ज क्वांटिटी में तो हैंडल करना आसान नहीं है, तो वो कोई डेंजर खड़ी कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो हमारे रसोई में पड़ा है, हमारे किचन में पड़ा है, तो वहाँ पर हमारे घर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 4.3 है बेल कूलमैन साइकिल, कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट, वर्क डन एंड COP। जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो काम करता है बेल कूलमैन साइकिल के ऊपर। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर। द थर्मोडायनेमिक साइकिल एम्प्लॉयड इन दिस रेफ्रिजरेटर इज़ द रिवर्स जाउल साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल। जो थर्मोडायनेमिक में हमने जाउल साइकिल और ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ा है, उसका जो रिवर्स है वो है बेल कूलमैन साइकिल, मतलब उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाया गया है, तो वो बन गया हमारा बेल कूलमैन साइकिल। द कंस्ट्रक्शनल एंड वर्किंग फीचर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज शोन इन फिगर, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, और एंड PV एंड TS डायग्राम आर शोन इन फिगर, जो हमारे नेक्स्ट पेज पे है। फर्स्ट हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक इस साइड लेफ़्ट साइड में लगा है एक्सपेंडर। एक्सपेंडर में से आएगा हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में जो हमारा एवेपोरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेसर, और कंप्रेसर के ऊपर लगा है कूलर, और हम इसको डिस्कस करेंगे वर्किंग में। वर्किंग ऑफ बेल कूलमैन साइकिल। वर्किंग में हमारे पास है, जैसे फर्स्ट है एयर फ्रॉम द कूलर। कूलर कहाँ पर है, यहाँ टॉप पे। एयर फ्रॉम द कूलर एट टेम्परेचर T1 इज़ ड्रान इनटू द एक्सपेंडर। कूलर से एयर हमारी जो लेफ़्ट साइड पे एक्सपेंडर लगा है उसमें आ जाएगी, ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हो। वेयर इट एक्सपैंड आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली मतलब
जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, ज़्यादा हीट नहीं लॉस करेगी, ठीक है, ना हीट रिसीव करेगी। रिवर्सेबली एडियाबैटिक प्रोसेस टू द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन। लाइन 1 टू फिगर 4.2 पे हम देख रहे हैं, हमारे पास लाइन 1 से 2 है, पीवी डायग्राम और टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में भी आप देख रहे हो। द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स वेल बिलो दैट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। टेम्परेचर 1 से लेकर हमारा आ गया 2 तक, ठीक है, टीएस डायग्राम में देखो आप। एंड देन इट एग्जॉस्टेड फ्रॉम एक्सपेंडर टू रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। तो हम डायग्राम के बैक चलते हैं। कूलर हमारा कहाँ पर है, टॉप पे। तो ये एरो आपको शो कर रहा है जो एयर है एट टेम्परेचर T1 से हमारे एक्सपेंडर में आ रही है, जहाँ पर उसने एक्सपैंड होना है, ठीक है। तो पीवी डायग्राम में 1 पॉइंट से लेकर 2 तक जब एयर नीचे को फ्लो करेगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से उसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद वो जाएगी 2 से लेकर 3 तक। 2 से 3 क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, एयर एंटर्स द रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर एट टेम्परेचर T2 और प्रेशर क्या है वहाँ पर P2, वेयर इट रिसीव हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द टेम्परेचर राइज टू T3। द प्रोसेस 2-3 है शोन इन फिगर। और जब वो रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में जाएगी 2 से लेकर 3 तक, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ से उसने हीट को ऑब्जॉर्व करना है रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट है, आफ्टर ऑब्जॉर्विंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर द एयर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ऑफ द कंप्रेसर C, वेयर इट्स प्रेशर इज राइज टू द प्रेशर ऑफ द कूलर। और जब कंप्रेसर में गया तो उसने तो कंप्रेस ही करना है, पता ही है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर 3 से लेकर चला गया 4 तक, और कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर डायग्राम में देखो टीएस में 3 से लेकर 4 तक चला गया। द कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक टाइप एज शोन बाय द प्रोसेस 3-4। During compression, the temperature rise from T3 to T4 and the air is transferred from the compressor to the cooler। और फिर से एयर है जो कूलर में चली। और जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है, कूलर। इन कूलर द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू द ओरिजिनल कंडीशन। उसको ओरिजिनल कंडीशन पर लाने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपनी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को एनवायरनमेंट में छोड़ दे और उसी एयर का हम फिर से यूज़ कर लें। फ्रॉम टेम्परेचर T4 टू T1 एज शोन बाय प्रोसेस 4-1, दस कंप्लीशन 1 ऑफ दी ऑपरेशन साइकिल। तो ये हमारा बेल कूलमेंट का एक साइकिल पूरा हो गया यहाँ पे। जैसे आपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया है, वेपर कंप्रेशन साइकिल भी आपने डिस्कस किया है सेम, थोड़ा डिफरेंट क्या है इसमें हमारे पास है, जैसे जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक्सपेंडर है, वहाँ पर था थ्रॉटलिंग वाल्व, इसमें रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर है, था वही रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर, लेकिन उसको हम बोल देते थे एवेपोरेटर, तो ये है हमारा रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। कंप्रेसर लगा है, वही राइट साइड में, उस पर भी कंप्रेसर था, इसमें भी कंप्रेसर है। और जहाँ पर इसके कूलर लगा है, तो कूलर की जगह पे वहाँ पर हमने कंडेंसर का यूज़ किया था। तो ये आपका बेल कूलमेंट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसे आपने। तो थैंक्स, आपका जो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।